चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। कौन सा टॉपिक है आज? नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस है। जिसने भी इतिहास थोड़ा सा भी पढ़ा होगा एंशियंट, तो उनको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहीं पर था, कहाँ पर था पता नहीं। आज हम इसके बारे में जानेंगे। क्यों जानेंगे, कारण क्या जानने का, देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री राजगीर कहाँ पर है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का क्या किया? उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है किसका? नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का। इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हमको क्या क्या जानना है, आराम से सिद्ध से सुनते रहिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, स्पीड बढ़ा लीजिए मन करे। अन्य संबंधित तथ्य। नए नालंदा विश्वविद्यालय को अलग अलग सभ्यताओं के बीच संवाद का केंद्र, ये पॉइंट, अलग अलग सभ्यताओं के बीच संवाद का केंद्र, अलग अलग सभ्यता, इस पॉइंट ध्यान रखिएगा, के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। मतलब क्या? मतलब जो अब नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा है वो आधुनिक हिसाब से बन रहा है, मॉडर्न हिसाब से। और यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि नेट जीरो ग्रीन कैंपस है ना, इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए। तो थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रखेंगे। यह नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत स्थापित किया गया है। किसके तहत? नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत। और नया परिसर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों के निकट स्थित है। क्लियर बात। 2007 में फिलीपींस में दूसरे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन EAS में, क्या 2007 बात हो रही है कि फिलीपींस चर्चा में है। तो अगर आपको मौका मिले जाकर फिलीपींस के बारे में देख लीजिएगा, मैपिंग वगैरह देख लीजिए कहाँ पर है फिलीपींस। कहीं साउथ में दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है क्या, समुद्र में तो नहीं है क्या, ऐसा कुछ सोच के देखिएगा तो आसान रहेगा थोड़ा सा मैपिंग भी। कि दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। यही बात क्लियर हो गई। अब आता है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। अब थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं कि उसके बारे में क्या क्या पॉइंट है। नालंदा महाविहार के अवशेष कितना अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़ देखते हैं। पुरानी यादें, ऐसे बना होगा, लोग इसमें घूमते भी होंगे, लोग कैसे उस समय क्या स्थिति रही होगी। मतलब एक होता क्या है ना, खुशी जो होती है कि आपने यहाँ अच्छा लगता है बाय नेचर। तो जब पुरानी चीज़ आप देखते हैं, बीतते हुए चीज़ देखते हैं, तो एक अलग मज़ा आता है। तो अब जैसे हम प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं, इसमें है क्या बेसिकली। स्थापना इससे 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम, नाम सुना है कुमारगुप्त का आपको पता होगा। तो याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, किसने निर्मित करवाया था? कुमारगुप्त ने निर्मित करवाया था। एक चीज़ क्लियर होगी। यह 12वीं शताब्दी ईस्वी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन इतनी बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि किसने निर्मित कराया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। और कब तक ये शिक्षा केंद्र बना रहा? 12वीं शताब्दी तक। किसके बारे में बात हो रही है? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। स्थापित करा जरा देख सकते इसका, इसमें क्या है। यह एक मठी विश्वविद्यालय था, मोनेस्टिक। इसके संरचनात्मक अवशेषों में महाविहार और चैत्य शामिल हैं। अगर ये बात कहा जाए इसमें महाविहार या विहार, अच्छा विहार सुनेगा ना, अगर आप थोड़ा सा भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा स्टैटिक, तब पता होगा विहार क्या होता है, चैत्य क्या होता है। तो यही कह रहे हैं, चैत्य जो होता है क्या होता है? उपासना स्थल होता है। चैत्य में जहाँ चैत्य पास क्या करते हैं? उपासना करते हैं। लेकिन जो विहार होता है आपको पता ही होगा कि रहने के लिए होता है जगह, आवासीय शैक्षणिक भवन, जैसे आज जैसे हॉस्टल वगैरह है, उसी तरीके से ये भी था। तो यहाँ पर जो है ये भी शामिल है। इसमें स्तूप, उपासना स्थल और स्टुको, पाषाण व धातु से बनी महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ भी शामिल हैं। ये भी पॉइंट कुछ ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि नालंदा की शैक्षणिक उत्कृष्टता और पाठ्यक्रम ये क्या है। मुख्य विषय देखिए, नालंदा में वेद, तीनों बौद्ध पंथ, कौन कौन से? थेरवाद, महायान और वज्रयान। ये क्या है? बौद्ध पंथ हैं, थेरवाद, महायान और वज्रयान। ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ये जो आपके चर्चा हुए हैं जिनके बारे में, थोड़ा इसको देख लीजिए। जैसे बौद्ध पंथ जगह है
थेरवाद, महायान, वज्रयान। थेरवाद क्या है? पाली भाषा में इसका अर्थ क्या है? बुजुर्गों का सिद्धांत। अब कहीं पर आपको थेरवाद का मतलब ना समझ में आए या कहीं पर लिखा मिले तो आपको दिमाग तो ना आना चाहिए कि ये बुजुर्गों का सिद्धांत है। और महायान क्या है? संस्कृत भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? बड़ा वाहन। तो आपको नाम से पता चल रहा है महायान की बात हो रही है। और वज्रयान क्या होता है? यह बौद्ध धर्म का तांत्रिक पंथ है। कौन पंथ है? तांत्रिक पंथ है। तो क्या 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 हो गया? थेरवाद, महायान, वज्रयान। ठीक है। प्रवेश, विश्वविद्यालय में पूरी तरह से योग्यता के आधार पर प्रवेश होता था। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा चला जाएगा या किसी का बेटा चला जाएगा, नहीं नहीं, पूरी तरह किसके आधार पर होता था? योग्यता के आधार पर। इसके लिए प्रशिक्षित द्वारपालों द्वारा क्या ली जाती थी? प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। कौन करता था? प्रशिक्षित द्वारपाल जो थे। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को काव्यात्मक रूप में से धर्मगुंज या सत्य का शिखर कहा जाता था। ठीक है ना? किसको? पुस्तकालय को धर्मगुंज या सत्य का शिखर। इस 9 मंजिला भवन में 9 मिलियन से भी अधिक पुस्तकें रखी गई थी। कितना? 9 मिलियन से भी अधिक। ठीक है ना? मतलब किताबें तो हमेशा रही हैं, हर युग में किताबें रही हैं। तो कम से कम ये भी थोड़ा सा आइडिया रहेगा। सुनते रहिए, सुने रहेंगे तो याद रहेगा, है ना? ना तो फिर पता है खुद ही पढ़ जाएंगे, खुद ही भूल भी जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे खुद ही भूल जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संरक्षक, इसे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन कब बात है? 7वीं शताब्दी ईस्वी। पाल शासकों 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी आदि सहित अलग अलग शासकों द्वारा संरक्षक प्रदान किया गया था। किसके? हर्षवर्धन। कभी कभी यूपीएससी में क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन संबंधित है इससे। तो संबंधित अब एक तो ये बन जाएगा ना कि कन्नौज के राजा कौन है, तो कम से कम ये पता रहेगा हर्षवर्धन जो है कन्नौज से संबंधित है। ये भी पता होना तभी सही है। चलो ठीक है भाई, कन्नौज के राजा किस हर्षवर्धन संबंध, या ये भी पता होना कि हर्षवर्धन कब के कभी अभी जब पीछे आप प्रीलिम्स देखे होंगे तो ऑर्डर पूछ लेता, ऑर्डर कौन कालक्रम टाइप के, ये भी पता है 7वीं शताब्दी है। तो हर्षवर्धन अगर कहीं आएगा 7वीं शताब्दी है तो एक आपको गेस करने में आसानी होती है, तुक्का मारने में। और पाल शासक कब थे? 8वीं से 12वीं शताब्दी, मतलब कि कन्नौज मतलब हर्षवर्धन के बाद जो है पाल राजा थे। ये भी पता रहेगा जो पाल शासक थे उसके बाद थे, तो कम से कम ये ऑर्डर सेट करने में आसानी हो जाती थोड़ी सी। एक ये ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने, किसने? सम्राट अशोक ने नालंदा में सारिपुत्र के चैत्य को बढ़ावा दिया था। कहाँ पर? नालंदा में। और वहाँ एक मंदिर बनवाया था। ठीक है। अच्छा, अब मिडिल वाले में देखिए, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा। मिडिल वाले में क्या कि इसे 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी नष्ट किया। देख रहे हैं ना किसने नष्ट किया था? आपके दिमाग में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नष्ट किसने किया था। तो बख्तियार खिलजी को याद रखिएगा। कौन थे बख्तियार खिलजी? कुतुबुद्दीन ऐबक के तुर्क सेनापति थे। ठीक है। कब की बात है? 1905 की। 19वीं सदी के प्रारंभ में इस विश्वविद्यालय को फिर से खोज करने का श्रेय सर फ्रांसिस बुकानन को दिया जाता था। किसको दिया जाता था? सर फ्रांसिस बुकानन। ठीक है। ये 19वीं शताब्दी बात है, मतलब खो गया था। देख रहे हैं ना कि मतलब कि खोज करने का श्रेय, इस तरह की चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता क्या है? नालंदा महाविहार को 2016 में ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था कब? 2016 में। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन सा विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को के अंतर्गत, तो आपको अगर नालंदा महाविहार रहे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में आसान हो जाता है क्लिक करना, हाँ ये चीज़ यहाँ है। तो एक जो है ना फाइनल गट्स आता है, गट्स फीलिंग कि हम ये चीज़ सही कर रहे हैं। क्लियर बात? अब थोड़ा सा बात करते हैं स्टैटिक के बारे में। नालंदा से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, नालंदा से जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जरा इसके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन है इसमें? पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्यों के अनुसार महात्मा बुद्ध ने नालंदा की यात्रा की थी। क्वेश्चन आया हुआ है कौन कौन से जगह हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं, ये PYQ में देखेंगे आप। तो इससे अंदाजा लगाइए कि महात्मा बुद्ध ने नालंदा की भी यात्रा की थी। एक पॉइंट। दूसरा, महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य कौन कौन? सारिपुत्र और मोगलान भी नालंदा से ही थे।
मतलब इनके शिष्य भी नालंदा से, ये भी ध्यान रखिएगा। जैन ग्रंथों के अनुसार, एक तो बौद्ध हो गया, अब जैन की बात हो रही है। जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर वर्धमान ने नालंदा में 14 वर्षा ऋतुएं बिताई थी नालंदा में। तो नालंदा कितना महत्वपूर्ण, मतलब कि बौद्ध से संबंधित है, जैन से भी संबंधित है, और आपने देखा कि एंशियंट और मिडाइवल से भी संबंधित है, क्योंकि जो है कुछ बख्तियार जो है वो उसको नष्ट किए थे, और हर्षवर्धन हुए या पाल शासक हुए, वो सब इसको जो है संरक्षण दिए थे। ये सब उससे संबंधित है नालंदा से। तो ये भी अब ये पता नहीं कौन किसने स्थापित किया था, तो कुमारगुप्त, ये भी क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। अब क्या आता है कि नालंदा के प्रमुख शिक्षक, अच्छा शिक्षक के बारे में भी थोड़ा सा पता नहीं, कभी कभी व्यक्तित्व के बारे में बहुत पूछता है ना यूपीएससी। जैसे आर्यभट्ट, प्रसिद्ध गणितज्ञ और शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट ने नालंदा में ही अध्ययन और अध्यापन किया था, मतलब पढ़े भी थे और पढ़ाए भी थे। कौन? आर्यभट्ट। और नागार्जुन बौद्ध महायान शाखा के एक दार्शनिक थे। किसके थे? नागार्जुन बौद्ध महायान के। ये बात क्लियर होनी चाहिए, हीनयान नहीं, महायान, यही पता होना चाहिए। ये सब क्या ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब हिट्स में है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक आते हैं दिंगनांग। ये क्या है? वे तर्कशास्त्र दर्शन के संस्थापक थे। किसके संस्थापक? तर्कशास्त्र दर्शन, रीजनिंग वाला। और एक है धर्मपाल, एक ब्राह्मण विद्वान थे। धर्मपाल के बारे में आप सुने होंगे, बहुत सुने होंगे, पढ़े भी, अगर आपने थोड़ा सा भी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा होगा, धर्मपाल की चर्चा जरूर हुई होगी। अभयकर गुप्त, ये क्या है? ये कौन है? वे एक प्रसिद्ध तांत्रिक साधक थे जो एक साथ महाबोधि, नालंदा और विक्रमशिला मठों के मठाधीश रहे थे। मतलब केवल नालंदा ही नहीं, महाबोधि, विक्रमशिला भी, ये ध्यान रखिएगा। और एक आते हैं नरोपा। अब ये सब नाम ना कभी कभी यूपीएससी से पूछ लेगा कि इस्तेमाल नरोपा किससे संबंधित है। अब नरोपा, सर रोपा तो सुने थे, पा भी सुने थे, नरोपा कहीं सुने नहीं, नर सुने थे, नर और ओपा करते हैं, ऐसे तो थोड़ा कम चलेगा। तो आपको ये सब बेसिक पॉइंट जो पता होना चाहिए। नरोपा वे तिब्बती परंपरा के तांत्रिक वंशावली से संबंधित थे और 1049 से 57 के दौरान नालंदा के मठाधीश रहे थे। ठीक है। अब आता है कि नालंदा की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री, ये कौन है? नालंदा की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री, देखिए कौन कौन इसमें। नालंदा में चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के विद्वानों का ध्यान अपनी ओर खींचा था नालंदा ने। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी विद्वान ई किंग और जुआन जांग, मतलब जिसको बोलते हैं क्या, ह्वेनसांग, नालंदा आए थे। नालंदा को तब नाला, देख रहे हैं, नालंदा को तब नाला कहा जाता था। कब? जब ये ह्वेनसांग वगैरह आए थे उस समय। जुआन जांग ने योग के सर्वोच्च प्राधिकारी कुलपति शीलभद्र के अधीन नालंदा में योग शास्त्र का अध्ययन किया था। किसका किया था? योग शास्त्र का। क्लियर बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं नालंदा की जो स्थापत्य है उसकी विशेषता क्या क्या है ना, इसके बारे में देखिएगा। आर्ट एंड कल्चर बढ़िया से पढ़िएगा, ये मेंस का टॉपिक होता ही है, लेकिन कभी कभी इसमें पूछ लेता है। जैसे अब ये पॉइंट चला नालंदा का, इससे रिलेटेड कोई पूछते शासक के बारे में पूछ लिया, किसी रिलेट ऐसे होता ही है, इधर उधर बातें घुमा फिर अगर पूछी जाती हैं, तो बस ऐसे ही पढ़े रहिए आराम से। संरचना और निर्माण योजना, इसमें क्या है? यह इमारत प्राचीन कुषाण स्थापत्य शैली में निर्मित है। किसमें? कुषाण स्थापित। ठीक है। इसका निर्माण उत्तर दक्षिण दिशा में एक अधीन योजना के तहत किया गया था। किसके तहत? अधीन योजना के तहत। किसमें? उत्तर दक्षिण दिशा में। संरचनात्मक अवशेषों में विहार और चैत्य शामिल हैं। अवशेष में शामिल, ये भी ध्यान रखिएगा, जो बचा जगह है उसमें बात हो रही है। इसके अनूठी विशेषताओं में पंचकोणीय आकृति वाले चैत्यों का उद्भव, पंचकोणीय है ना, 5 कोण वाला, पंचकोणीय आकृति वाले चैत्यों का उद्भव और स्थानीय बौद्ध मंदिरों में उनके प्रभाव शामिल हैं। किसमें? स्थानीय बौद्ध मंदिरों पर उनके प्रभाव शामिल है। एक चीज ये। अब आता है स्थापत्य कला संबंधी महत्व क्या क्या है। स्थापत्य कला संबंधी महत्व देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय को भारतीय उपमहाद्वीप में योजनाबद्ध तरीके से निर्मित प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसके रूप में? प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में। नालंदा की स्टूको प्लास्टर विधि, नाम ही नहीं सुना कितने लोग हैं कि स्टूको प्लास्टर विधि क्या है।
नालंदा की स्टोकोप्लास्टर विधि ने थाईलैंड की निर्माण विधियों को प्रभावित किया था। इसकी धातु कला ने, कौन सी धातु कला, इसकी धातु कला ने विद्वानों के जरिए मलय द्वीप समूह नेपाल, म्यांमार और तिब्बत को किया प्रभावित किया था। यहाँ के स्थापत्य बौद्धों की वैचारिक प्रणाली में बदलाव तथा महायान से वज्रयान की ओर झुकाव का प्रदर्शित करता है। कहाँ? महायान से वज्रयान, ये झुकाव। अब आता है नालंदा महाविहार की मूर्ति कला शैली कैसी है। एक तो स्थापत्य हो गया, अब क्या है कि मूर्ति कला की शैली क्या है। देखिए इसमें उत्पत्ति देखिए, स्टूको पत्थर और कांस्य से तैयार की गई नालंदा की मूर्ति कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई थी। किससे हुई थी? सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला। मुकुटधारी बुद्ध का चित्रण आमतौर पर 10वीं शताब्दी के बाद से ही देखने को मिलता है। किसका? मुकुटधारी बुद्ध का चित्रण। कहाँ पर? 10वीं शताब्दी के बाद से, मतलब 10वीं शताब्दी के पहले मुकुटधारी नहीं दिखते थे बुद्ध, लेकिन 10वीं शताब्दी के बाद बुद्ध जो है मुकुटधारी के रूप में दिखने लगते हैं। ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मिश्रण 9वीं शताब्दी तक सारनाथ गुप्तकालीन बौद्ध कला शैली विहार निर्माण की स्थानीय परंपराओं और मध्य भारतीय शैलियों के मिश्रण ने मूर्तिकला के विशिष्ट नालंदा शैली को जन्म दिया था। एक पॉइंट ये देखिए। अच्छा, सारनाथ गुप्तकालीन बौद्ध कला, मतलब गुप्त काल भी इससे संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। नालंदा में सारनाथ शैली से भिन्न विविध ब्राह्मणवादी मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं नालंदा में। अब आता है नालंदा की मूर्ति कला शैली। कौन सी? मूर्ति कला शैली। इसमें क्या है जरा ये भी देख लीजिए। बाकी आप देख ही रहे होंगे, ये जो है इमेज लगा हुआ है नालंदा महाविहार की स्टूको कला। कौन कला? स्टूको। देख रहे हैं फिगर, ये जो फिगर बना हुआ है ये वाला, इसको आप जो है देखिए, अच्छा लगता है ना। जब आप इन सब चीज़ों को देखते हैं एक अंदर से खुशी आती है, और ये खुशी जो दिन अलग मजा देता है आपको। देखिए क्या है कि पाषाण निर्मित चेहरे के हाव भाव की विशेषता, शरीर के गठन तथा वस्त्रों एवं आभूषणों की विशेषताएं, शरीर का गठन तथा वस्त्रों एवं आभूषणों की विशेषताएं। मूर्तियां आमतौर पर उभार से सपाट नहीं होती थी। क्या कह रहा है? मूर्तियां आमतौर पर उभार सपाट नहीं होती, बल्कि उन्हें थ्री डायमेंशनल रूपों में चित्र किया जाता था। 3 डायमेंशनल रूप में मूर्तियों के पीछे की पट्टिकाएं विस्तृत और सुंदर अलंकरण से युक्त होती थी। जो पीछे पट्टियां लगी, ये जो इसके पीछे पट्टियां लगी हुई, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, इसके पीछे। तो इसमें क्या होता है कि पट्टिकाएं विस्तृत सुंदर अलंकरण होती हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट ये रहे। उसके बाद क्या है और देख लेते हैं। टाइम क्या हुआ? अभी तो है टाइम, हमको लगा टाइम खत्म हो गया क्या? धातु निर्मित। क्या है? धातु निर्मित। इसमें क्या है? नालंदा का शैली 7वीं और 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी के बीच पाल शासकों के युग की धातु की बनी मूर्तियों का एक बड़ा हिस्सा है। किससे संबंध है? पाल शासक भी जो होगा, क्या करिए आप जो है रिवाइज कर लिए थोड़ा सा करके। कांस्य निर्मित मूर्तियां भी आरंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्तकालीन कला शैलियों पर बहुत अधिक निर्भर थी। एक पॉइंट ये। प्रारंभिक चरण क्या है? महायान पंथ के बौद्ध देवता जैसे कि मंजूश्री कुमार, अवलोकितेश्वर। अब ये पता होना चाहिए, जैसे मंजूश्री कुमार ये जो है ये अवलोकितेश्वर, ये महायान के जो है बौद्ध देवता हैं। ये पता होना चाहिए, ये महायान से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी उत्तरवर्ती चरण में क्या है? वज्रयान शाखा संबंधित, जैसे क्या है? वज्र शारदा हुआ, खसरपड़ हुए, इनके कितने नाम सुनते, वज्र शारदा, खसरपड़, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या आता है? अन्य बौद्ध शिक्षण केंद्र। अन्य बौद्ध शिक्षण केंद्र। अब इसमें अन्य बौद्ध शिक्षण केंद्र में कौन कौन से हैं देखिए। यह वर्तमान में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में, कौन? तक्षशिला। किस बात में? तक्षशिला। अभी सब सुने रहिए आराम से, ये सब बौद्ध से संबंधित इंपॉर्टेंट है। वर्तमान कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में। इसकी खोज पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका नाम पहले आया भी है, द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में की गई थी। 1980 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त दी गई है। मतलब तक्षशिला को, इतना नालंदा की बात हो रही थी, अब क्या है? तक्षशिला। यहाँ पर अध्ययन करने वाले विख्यात शिष्यों में
व्याकरण देख रहे हैं तक्षशिला में कौन कौन है? पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक, चिकित्सक, जीवक और शासन कला के कुशल प्रतिपादक, चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक शामिल, चाणक्य भी शामिल है, पाणिनि भी और जीवक भी। जीवक जानते हो चिकित्सक है ये। अब ये पूछ जीवक कौन है? लग रहा है कि ये जो है अर्थशास्त्री है, तो फिर उल्टा लगेगा ना। अब आता है विक्रमशिला की बात कर लेते हैं। विक्रमशिला भी चर्चा में इम्पोर्टेंट है। ये बिहार के भागलपुर में स्थित है, बिहार में। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। किसने किया था? धर्मपाल ने, पाल वंश। अतीत दीपांकर तिब्बत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए जाने जाते हैं और वसुबंधु विक्रमशिला में अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। कौन? वसुबंधु। ठीक है। अब जो आ रहा है नाम, ये नाम कितने लोग सुने ही नहीं होंगे। ये मतलब कि अब जैसे ओदंतपुरी डर भी लगता है कि यार ओदंतपुरी पढ़ लें। इसमें क्या है कि यह भी बिहार से ही स्थित है, बिहार में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना दूसरा। ओदंतपुरी की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक गोपाल प्रथम ने की थी। किसने की थी? गोपाल प्रथम ने। कई तिब्बती विद्वानों ने यहाँ से अध्ययन किया था। ठीक है। अब क्या आता है? नागार्जुन कोंडा। ये क्या है सर? नागार्जुन कोंडा। यह वर्तमान में कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। सिंपल से याद रखिए कहाँ पर है ये नागार्जुन कोंडा, तो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इसका नाम महायान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर रखें। अब ये तो बात ठीक है, नागार्जुन का नाम सुन लगे रहा, नागार्जुन कोंडा है ना, लेकिन ये पता होना चाहिए कि महायान बौद्ध दार्शनिक बात हो रही है। किसका हो रही है? महायान बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन को शून्यवाद सिद्धांत का, ये तो पता ही होगा आपको कि नागार्जुन जो है शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। अब आता है रत्नागिरी। कौन है? रत्नागिरी। इसमें क्या है? इसे बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में, विशेष रूप से महायान और तंत्रयान बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिस्पर्धी माना जाता है। मतलब रत्नागिरी नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिस्पर्धी माना जाता है। ध्यान रखिएगा। किसके बारे में? महायान और तंत्रयान बौद्ध धर्म के केंद्र। ठीक है। अन्य कौन है? वल्लभी, वैसे याद रखिए गुजरात में है। और जगदल कहाँ पर है? इस समय बांग्लादेश में है। जगदल। सर नाम कितने जबरदस्त रखे हो, जगदल, है ना। ये रहा कुछ पॉइंट। टाइम क्या हुआ? 22 मिनट। देख लें आर्टिकल इतना बड़ा और आगे है। ये एक पेज, ये 2 3 4 5 6 7 2 लेक्चर लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि आज तो हो नहीं पाएगा, लेकिन 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। अभी जो है यहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब शुरू करेंगे श्री जगन्नाथ मंदिर। कौन सा? श्री जगन्नाथ मंदिर। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।